हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में हमने 2 यूनिट कर लिए हैं। आज हम तीसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट हमने कौन कौन से कर लिए हैं? तो पहला बाल विकास, दूसरा व्यक्तित्व और बुद्धि। आज तीसरा हम पढ़ रहे हैं अधिगमकर्ता की समझ या फिर अधिगमकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये लेवल फर्स्ट का साइकोलॉजी का सिलेबस है, जिसको आप गौर से देखोगे तो बाल विकास हमने कर दिया था और व्यक्तिगत विभिन्नता और बुद्धि वाला टॉपिक हमने सिलेबस के हिसाब से कर दिया था। अब बात करते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इन सभी बालकों के बारे में हम बात करेंगे। अधिगम आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज हो सके तो हम थर्ड यूनिट को इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे, एक ही पार्ट में। ठीक है, लेवल 2 का सिलेबस भी हम देख लेते हैं। यह लेवल 2 का सिलेबस है, जिसके अनुसार बाल विकास हमने कर लिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता और बुद्धि वाला टॉपिक कर लिया है। और आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, उनके बारे में बात करेंगे। और समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विशिष्ट बालकों के बारे में, और उसके बाद हम आगे ही जो अन्य प्रकार है उनको पढ़ते रहेंगे। विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड। अब स्पेशल चाइल्ड उसे नहीं कहते हैं जो कमज़ोर हो या फिर जो प्रतिभाशाली हो। दोनों प्रकार के बालकों, जो औसत बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, चाहे वो अक्षमताओं के कारण या फिर विशेषताओं के कारण, अगर सामान्य बालकों से कोई बालक भिन्न है तो उसे विशिष्ट बालक कहा गया है। जो बालक सामान्य से भिन्न होते हैं, विशिष्ट असाधारण बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक औसत दर्जे के बालक से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। ऐसे बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में अंतर आ जाने के कारण कुछ विशिष्टता आ जाती है, जिनके कारण वे दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था वही, कि कोई भी बालक विशिष्ट बालक तब कहलाएगा जो सामान्य बालकों से या तो आगे निकल जाएगा यानी प्रतिभाशाली हो जाएगा, या फिर कमज़ोर रह जाएगा यानी पिछड़ा बालक रह जाएगा, तो वह विशिष्ट बालकों के अंदर आएगा। विशिष्ट बालकों के प्रकार देख लेते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक। जो भी प्रतिभाशाली बालक होता है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक भी विशिष्ट बालक कहलाता है। मंद बुद्धि, समस्यात्मक बालक यानी कि बाल अपराधी, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, भाषा दोष वाले बालक, संवेगात्मक कुसमायोजन वाले बालक। आज हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा होता है, वही प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। स्किनर व हैरीमैन प्रतिभाशाली शब्द उन एक बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, उसके लिए प्रतिभाशाली शब्द यूज़ किया जाता है। ऐसा किसका कहना था? स्किनर और हैरीमैन का। क्रू एंड क्रू का क्या कहना था? क्रू एवं क्रू का कहना था वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है और जो कला, संगीत, साहित्य, गणित, अभिनय आदि में एक या एक से अधिक विषयों में विशेष योग्यता रखते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ये किसका कहना था? तो क्रू एवं क्रू का। हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है, तो जो कि समझ लिया है। अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता ये, वो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, उनका शब्द भंडार अच्छा होता है, उनका IQ लेवल 130 से 140 के बीच में रहता है, शीघ्र समस्याओं समाधान की योग्यता होती है, वो उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आसानी से सोल्व करते हैं। कठिन विषयों का अध्ययन में रुचि, उनको कठिन विषय पढ़ना अच्छा लगता है। सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है। अंतर्दृष्टि यानी खुद के अंदर बारे में जानना अधिक जानते हैं वो। बौद्धिक नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। अच्छी स्मरण शक्ति होती है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है। ध्यान केंद्रण क्षमता अच्छी होती है, वो
अगर कोई भी काम करने बैठे तो उनका ध्यान उसी काम में होता है, न कि अन्य काम में। संवेदनशील होते हैं, सीखने में तीव्र गति होती है, उन्हें जो भी सिखाया जाए वो आसानी से सीख लेते हैं। अब मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार क्या कहना था, उनका क्या मानना था प्रतिभाशाली बालकों के लिए, वो पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक जन्म से ही सामान्य बालकों की तुलना में बचपन में 1 पौंड भारी एवं कद में 1.5 इंच लंबे होते हैं। क्या 1 पौंड भारी होते हैं और 1.5 इंच लंबे होते हैं, ऐसा किसका कहना था? तो टर्मन का। इस बात को ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए किनके अनुसार बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे 1 पौंड भारी होते हैं और कद में 1.5 इंच लंबे होते हैं, तो टर्मन के अनुसार। टर्मन का क्या मानना था प्रतिभाशाली बालकों के लिए? तो 1 पौंड भारी और 1.5 इंच लंबे होते हैं बालक, ऐसा किसका मानना था? टर्मन का। इन बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। प्रतिभाशाली बालिकाओं के दांत बालकों से पहले निकलते हैं। बालकों की अपेक्षा बोलना और चलना भी पहले शुरू होता है। किसका? प्रतिभाशाली बालिकाओं का। प्रतिभाशाली बालिकाएं पाठशाला में प्रवेश लेने से पहले घर ही लिखना पढ़ना सीख लेती हैं। प्रतिभाशाली बालक साहसी जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में समझा, उनकी विशिष्टताओं के बारे में बात की, टर्मन का क्या मानना था उनके बारे में बात की, और विशिष्ट बालक क्या कहलाते हैं उनके बारे में बात की। अब बात करते हैं मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक वो बालक होते हैं जिनकी मानसिक बुद्धि अच्छी नहीं होती है, वो कोई भी कार्य आसानी से अच्छे से नहीं कर पाते, उन्हें ही मंदबुद्धि बालक कहा गया। L.S. पेनेरूस ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया है। उन्होंने कुछ निम्न प्रकार बताए। पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारी बातें या फिर बहुत सारे क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं, तो हम समझते हैं। पहली बात कि किसने पुस्तक लिखी, तो L.S. पेनरोस, ये नाम इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? L.S. पेनरोस। उनकी पुस्तक क्या नाम है? बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। पुस्तक का क्या नाम है? तो बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट उनकी पुस्तक है। उन्होंने पुस्तक लिखी, किसने लिखी? पेनरोस ने। जिन्होंने मानसिक दुर्बल बच्चों के बारे में बताया और उनके प्रकार बताए। किसने बताए? पेनरोस ने। कौन सी पुस्तक लिखी? बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। पहला प्रकार उन्होंने बताया मंगोलिज्म। यह मानसिक दुर्बल सर्वाधिक इनमें मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। इनका ये नाम मंगोलिज्म इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता वाले लोगों की शारीरिक बनावट मंगोल जाति के लोगों से हुबहू मिलती है। इस प्रकार के बालकों की आंखें बादाम की तरह, मुख मंडल पर तिरछापन, होठ पतली, पलकें मोटी, गर्दन छोटी होती है। इनकी नाक चपटी, हाथ पैर आकार में बड़े और आवाज़ रुखी व भारी होती है। इनका बुद्धिक स्तर जड़ बुद्धि तक सीमित है। यह किसकी विशेषता थी? तो मंगोलिज्म की। मंगोलिज्म के जो सिद्धांत है या फिर ये जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? पेनरोस के द्वारा। इनके दांत व गर्दन छोटी होती है, इनके हाथ पांव बड़े होते हैं। यही लाइन याद रखोगे तो भी चल जाएगा। क्या? कि इनके दांत और गर्दन छोटी होती है और हाथ पांव बड़े होते हैं। किनके? मंगोलिज्म के दांत और गर्दन जो है वो छोटे होते हैं और हाथ पांव बड़े होते हैं। मंगोलिज्म के बारे में ये डेफिनेशन याद रखनी। क्रेटिनिज्म दूसरा प्रकार इन्होंने बताया था, इनके हाथ पैर की अपेक्षा धड़ अधिक बड़ा होता है। उनका क्या है? धड़ छोटा, यानी कि हाथ और गर्दन छोटे और पैर ने वो सब बड़े होते थे। क्रेटिनिज्म में उसका उल्टा, क्या? हाथ और पाँव छोटे और मुंह बड़ा। ठीक है, इनके हाथ पैर की अपेक्षा धड़ अधिक बड़ा होता है, विकसित प्रतीत होता है। इनकी त्वचा ऊपर से रूखी परंतु शरीर में पर्याप्त चर्बी होती है। अब माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली दो प्रकार और बताएं। माइक्रोसेफेली देखो, इसको कैसे याद रखना? माइक्रो मीन्स कि छोटा, और सेल्फी को सेल्फी कर दो। अब सेल्फी का मतलब क्या होता है? अब सेल्फी में क्या आता है? अपना चेहरा ही आता है, तो चेहरा छोटा, माइक्रोसेफोली। ऐसे बालकों का सिर आकार में काफ़ी छोटा होता है। इनके सिर की परिधि अधिक से अधिक 17 इंच होती है। जो मैंने बताया माइक्रोसेफेली को माइक्रोसेल्फी कर दो, या फिर सेल्फी मीन्स कि चेहरा, और कितना? चेहरा छोटा होना। हाइड्रो मीन्स के बड़ा, और सेफोली का मतलब चेहरा। तो ऐसे बच्चों का सिर आकार में काफ़ी बड़ा होता है। सिर की परिधि लगभग 28 इंच तक होती है। यह मानसिक दुर्बलता बालक में पूर्व बाल्यावस्था इससे पहले की आयु में प्रारंभ हो जाती है। हमने कितने प्रकार पढ़े मंदबुद्धि बालकों के? तो 4। कितने प्रकार पढ़े? 4। पहला प्रकार मंगोलिज्म था, दूसरा प्रकार क्रेटिनिज्म था, तीसरा माइक्रोसेफेली, और चौथा
हाइड्रोसेफेली। मंगोलिज्मों के बारे में हमने क्या जाना कि उनका जो उनकी गर्दन और उनका सिर छोटा और हाथ पैर बड़े होते हैं। और क्रेटिलिज्म में क्या होता है, उनका गर्दन और सिर बड़े होता है और शरीर छोटा होता है। माइक्रोसेफेली में मुंह जो होता है वो 17 इंच तक छोटा होता है। हाइड्रोसेफेली में क्या होता है कि उनका मुंह बड़ा होता है। अब इनकी श्रेणियों में कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है, जो देखते हैं। अल्पमंदित बालक किसको कहते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है 50 से 70 या 52 से 62, इनको मिल्ड या अल्पमंदित कहते हैं। मध्य मंदन किसे कहते हैं, मॉडरेट किसे कहते हैं, तो 35 टू 50 या 36 टू 51 जिनका आईक्यू लेवल होता है उन्हें। तीव्र तीव्र मंदन किसे कहते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 35 टू 20 टू 35 या फिर 20, हाँ दोनों सेम ही है, 21 टू 35 होगा वहाँ पर तीव्र मंदन यानी सर्वर। फिर गहन मंदन प्रोफाउंड कहलाता है, जिनका आईक्यू लेवल 0 से 20 या 0 से 19 होता है। यहाँ पर कुछ एक लाइन्स लिखी गई है, उनको समझते हैं हम। प्रोफाउंड बालक में यानी प्रोफाउंड बालक किसको कहा गया है, ये गहन मंदन जिनका आईक्यू लेवल कितना है 0 से 20, ठीक है। तो वही प्रोफाउंड बालक उनके लिए है, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल 0 से 20 तक है। उनमें संवेदना एवं गामक कौशल विकसित नहीं होता, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता है रोना क्या होता है, या फिर उनको कोई चीज़ सही से पकड़ने नहीं आती, वो सही से चल नहीं पाते, वो प्रोफाउंड बालक होते क्योंकि उनका आईक्यू लेवल 0 से 20 होता है। जबकि तीव्र मंदन यानी कि 20 से 25 आईक्यू लेवल जिनका होता है। तीव्र मंदन श्रेणी के बालकों में संवेदना तो काम करती है, किंतु गामक कौशल काम का अभाव होता है। अब देखो, प्रोफाउंड बालक होते हैं, उनमें क्या होता है, ना तो संवेदना होती है न गामक कौशल। लेकिन तीव्र मंदन में क्या होता है, संवेदना होती है, गामक कौशल नहीं होता है, ठीक है, किंतु गामक कौशल का अभाव होता है। इन्हें संरक्षण योग्य बालक कहा गया है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। संरक्षण योग्य वो सब क्या होता है, आपने ये समझ लिया कि नहीं वो बताओ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तीव्र मंदन में क्या होता है कि जो बालक है उसमें संवेदनाएं काम करती है, लेकिन गामक कौशल काम नहीं करता है, यानी कि उसको पता तो चलता है, हंसता खेलता है बोलता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। उसे कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए दे दो, पेन दे दो, बुक ले दो, तो वो आसानी से नहीं पकड़ पाता। तो उसमें क्या होता है कि संवेदना होती है लेकिन गामक कौशल नहीं होता है। किसमें, तीव्र मंदन में। गहन मंदन यानी कि प्रोफाउंड में क्या होता है, दोनों नहीं होते, क्या संवेदना भी नहीं होती और गामक कौशल भी नहीं होता है। अब शिक्षण योग्य बालक क्या होता है, प्रशिक्षण योग्य बालक क्या होता है, वो समझते हैं। संरक्षण योग्य बालक जिसको संभाल के अपने घर में ही रखना चाहिए, वैसा बालक कौन सा है, 0 से 35 आईक्यू वाला। प्रशिक्षण योग जिसको कुछ काम करके सिखाया जाए और वो सीख ले उस काम को और अपना आजीवन चला जाए, उसे कहते हैं प्रशिक्षण योग्य बालक। जैसे कि किसी बालक को जूते साफ करना सिखा दे, या फिर जूते की लेस बांधना सिखा दे, या फिर कोई भी काम सिखा दे जिससे अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन उसको समझ में तो ज़्यादा नहीं आता होगा, लेकिन वो उसको परीक्षण दे तो वो सीख लेता है, वो बालक प्रशिक्षण योग्य बालक कहलाते हैं। उनका आईक्यू लेवल 35 से 50 होता है। अब बात करते हैं शिक्षण योग्य बालक जिनको पढ़ाया जा सकता है, वो कितने, उनका आईक्यू लेवल कितने से कितने के अंदर होता है, 50 से 70 या फिर 50 से अधिक भी है, ठीक है। शिक्षण योग्य बालकों का आईक्यू लेवल 50 से 70, प्रशिक्षण योग्य बालकों का आईक्यू लेवल 35 से 50 और संरक्षण योग्य बालकों का आईक्यू लेवल 0 से 35। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बाल अपराधियों की। बाल अपराधी बालक किसे कहते हैं, उसको समझते हैं। हमने मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पढ़ा, अब बाल अपराधी बालकों के बारे में पढ़ते हैं। बाल अपराधी बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा अस्वीकृत तरीके से करता है, उसे ही क्या कहते हैं, बाल अपराधी बालक। हेली का क्या कहना था, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता बाल अपराधी कहलाता है। सीवी और गुड का क्या कहना था, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए, उसे बाल अपराधी बालक कहा गया है। फिर अन्य डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, स्किनर के अनुसार। स्किनर का क्या मानना था, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध माना जाए, उसे क्या कहते हैं, बाल अपराध। बाल अपराध की आयु क्या बताई गई है, तो 18 से कम वर्ष की आयु के बालक को बाल अपराधी कहा गया है। यहाँ पर एक नोट और है जिसको ध्यान से समझो कि अलग अलग देश में आयु अलग होती है। अपने देश में 18 से कम वाले बालकों को बाल अपराधी माना जा सकता है, जो समाज के स्वीकृत आचरण को पालन नहीं करते उनको। अब बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, तो सीरी लाब्रूस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाल अपराध विज्ञान जो है उसके जनक कौन है, तो सीजर लाब्रूस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाल अपराध
विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लाब्रोस। बाल अपराध के कृत्य चोरी, उठाईगिरी, ठगी, निरुद्देश्य भटकना, मादक पदार्थों का सेवन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यौन अपराध करना, ये सभी बाल अपराधी के अंदर आते हैं। इसका उपचार क्या है? उचित वातावरण देना, स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, उपचारात्मक एवं व्यवस्थात्मक शिक्षा और पाठ्य तुरंत क्रियाकलाप करवाने चाहिए जिससे वो बाल अपराधी कार्य छोड़ दे बालक। हमने अभी तक मंदबुद्धि बालक पढ़ा, बाल अपराधी बालक पढ़ा और प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ा। अब बात करते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो आपको मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक एक लगे तो आप गलत हैं। मंदबुद्धि बालक कोई भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन पिछड़ा बालक सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं कर सकता है, वही पिछड़ा बालक होता है। वो खेल में अच्छा होगा या फिर अन्य कुछ कौशलों में अच्छा होगा, चित्रकारिता में अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा तो वो पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से जो बुद्धि, शिक्षा आदि में अपनी आयु के अधिकांश साथियों से काफ़ी पीछे रह जाता है। सीरीज बर्ट का क्या कहना था? पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष के से नीचे की कक्षा का कार्य भी करने में समर्थ ना हो या फिर असमर्थ हो, उसे ही क्या कहा गया? पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़े बालक की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से भी कम हो। और अन्य कौन सी डेफिनेशंस दी गई थी? जैसे कि बार्टन हॉल के द्वारा क्या दी गई? शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ा बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है, जबकि बुद्धि के आधार पर पिछड़े बालक को हम मंद बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यानी किसी की बुद्धि कम है तो उसे मंद बुद्धि कहा गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई पीछे है तो उसे पिछड़ा बालक कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लाइनें उसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एक पिछड़ा मंद बुद्धि ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पिछड़ा जो शिक्षा के दृष्टि में क्षेत्र में कमज़ोर है वो मंद बुद्धि बालक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ पिछड़ा बालक रह सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा होता है। ये लाइन थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक इंटेलिजेंट होता है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा ऐसा मानना होता है आपका, तो ऐसा नहीं। वो किसी और चीज़ में भी प्रतिभाशाली हो सकता है, चित्रकारिता, संगीत, डांस, तो वो फिर मंद बुद्धि में नहीं आएगा, वो सिर्फ पिछड़ा बालक में आएगा, क्योंकि वो पढ़ाई में पिछड़ा है, अन्य कार्यों में नहीं। सभी मंद बुद्धि बालक पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन सभी पिछड़े बालक मंद बुद्धि बालक नहीं होते। बर्ट ने पिछड़े बालकों को मूल्यतः शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशन क्वार्टेंट और EQ के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। बर्ट का क्या कहना था कि पिछड़े बालकों के उनके लिए एजुकेशन क्वार्टेंट, ये जैसे IQ बना था वैसे EQ बनाया। किसने बनाया? बर्ट ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EQ का संप्रत्यय किसने दिया? तो बर्ट ने। उनका मानना है कि जिस बालक की शैक्षणिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे हम निश्चित होकर पिछड़े बालक या फिर बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में पहचान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, EQ शिक्षा आयु, एजुकेशन एज, और EA में वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, और CA से भाग देकर उसमें 100 से गुणा करने पर बाद में प्राप्त होते हैं। सूत्र है, उसका सूत्र क्या है? EA/CA × 100। ठीक है। EQ का सूत्र क्या है? EA/CA × 100। ये सूत्र किसने दिया था? बर्ट ने। अब बात करते हैं हम पिछड़े बालकों की। पिछड़े बालकों के बारे में हम समझते हैं, तो पिछड़े बालकों का कारण क्या है उसको समझते हैं। तो पहला कारण है बौद्धिक क्षमताओं की कमी। दूसरा कारण है वातावरण का प्रभाव, कि एक बच्चे के अंदर उसके आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब बात करते हैं वातावरण के प्रभाव के बाद तीसरे प्रकार स्वभाव संबंधित दोष हो सकता है, शारीरिक दोष हो सकता है, या फिर कर्तव्य त्यागिता, मीन्स कि उसको काम करने में या फिर अपना जो उसको कर्तव्य दिया जाता है वो नहीं पालन करता है। जैसे कि उसे होमवर्क करने के लिए कहा जाए, उसे पढ़ने के लिए कहा जाए, उसके स्कूल जाने के लिए कहा जाए तो वो स्कूल ना जाए, होमवर्क ना करे, वो सब पिछड़े बालकों में आते हैं। पिछड़ीपन लिखा है यहाँ पर, पिछड़े बालक समझना। ठीक है। पिछड़ीपन या फिर पिछड़ीपन। ठीक है। पिछड़ीपन है तो मिस टाइप हुआ है। पिछड़ेपन के प्रकार कितने? 2, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझना। सामान्य पिछड़ापन किसे कहते हैं? यदि बालक पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमज़ोर है तो उसे क्या कहा गया है? सामान्य पिछड़ा बालक। लेकिन कोई बालक सिर्फ 1 या 2 विषय में कमज़ोर है तो उसे सामान्य नहीं, विशिष्ट पिछड़ा बालक कहा गया। विशिष्ट पिछड़ा बालक किसे कहा गया? जो 1 या 2 विषय में पिछड़ा है। और सामान्य पिछड़ा बालक किसे कहा गया? जो पूरे पाठ्यक्रम या फिर पूरी सब्जेक्ट में पिछड़ा है, उसे सामान्य पिछड़ा बालक कहा गया।
इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। बर्ट ने, यहाँ पर बर्ड लिखा है, उससे बर्ट पढ़ना, ठीक है, ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड, चाइल्ड है चिल नहीं, चाइल्ड में उन बालकों को पिछड़ा बालक माना है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि 85 से कम हो। मंदबुद्धि पिछड़ा बालकों में अंतर, मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर 1913 के एक्ट एलिनोइस, ये जो एक्ट था एलिनोइस तो था मेंटल डिफिशियंसी एक्ट के बाद किया जाने लगा। पहले मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक को दोनों को एक ही समझा जाता था, लेकिन एलिनोइस और मेंटल डिफिशियंसी एक्ट के बाद दोनों को अलग समझा गया, जो कब पारित हुआ 1913 में। पिछड़े बालकों का निर्धारण शैक्षणिक उपलब्धि IQ से होता है, जिनका सूत्र है EQ से होता है, जिसका सूत्र है EA/MA × 100। के मैकिक ने 2 से 9 वर्ष तक के बालकों के लिए सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर उनके सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिनमें बालकों के 4 प्रकार बताए। किसने 4 प्रकार बताए? मैकिकले ने। पहला है प्रत्याहार बालक, जो बालक एक दूसरे से मिलने जुलने से घबराते हैं। दूसरा है समानुरूप बालक, यह वास्तविक सामाजिक प्राणी हैं जो अनुकूलन करते हैं, यह मतलब कि दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं। हीन बालक, यह झगड़ालू बालक होते हैं। और सावधान बालक, जो जागरूक होते हैं, अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। तो मैकिकले ने कितने प्रकार बताए? 4। प्रत्याहार बालक, समानुरूप बालक, हीन बालक और सावधान बालक। प्रत्याहार जो दूसरों से मिलने जुलने में घबराते हैं, समानुरूप बालक जो समाज में रहते हैं, हीन बालक जो झगड़ालू होते हैं, सावधान जो जागरूक होते हैं, जिनको अपने सारे कार्यों के बारे में पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो कौन से बालक करते हैं? सावधान। ठीक है, अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, हमने अभी तक बालकों के जितने प्रकार थे वो पढ़ लिए, जैसे पिछड़ा बालक किसे कहते हैं, मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, और फिर अबाल अपराधी बालक किसे कहते हैं। अब समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में जानते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक में वे सभी बालक शामिल हैं जो सामान्य और औसत से अलग, इनमें प्रतिभाशाली, सृजनशील, पिछड़े, मंदबुद्धि, दृष्टि या श्रव्य बाधित, शारीरिक दिव्यांग आदि सभी बालक शामिल हैं। सभी शामिल है जिन कौन विशेष बालक में सभी शामिल हैं जो या तो सामान्य होंगे या फिर औसत से अलग होंगे। इनमें प्रतिभाशाली भी बालक शामिल है, सृजनशील बालक भी शामिल है, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि, सभी बालक शामिल है। अधिगम की कठिनाई और अक्षमताएं, ठीक है, और क्षमता नहीं और अक्षमताएं, ठीक है। अधिगम में कठिनाई, अक्षमता। अधिगम अक्षमता शब्द का पहली बार प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अधिगम अक्षमता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सैमुअल क्रिक के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। बालक जन्मजात से रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कार्य विधि के समस्या का परिणाम है। मीन्स के बाल अधिगम कठिनाई किसका परिणाम है? तो तंत्रिका तंत्र के कार्य विधि में समस्या का परिणाम है, किंतु सामान्य श्रेष्ठ बालकों में भी पाई जाती है। इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, मतलब कि बुद्धि से कोई संबंध नहीं है अधिगम की कठिनाइयों का, यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अधिगम अक्षमता आंतरिक विकृतियों का विषम समूह है जिसमें बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने, गणित की सक्रिय करने के साथ साथ गामक क्रिया भी बाधित हो जाती है, तथा यह उम्र की किसी भी पड़ाव में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे LD या फिर लर्निंग डेफिशिएंसी कहते हैं, में शामिल नहीं है। देखने, सुनने, गामक निर्योग नहीं शामिल है, मानसिक मंदता भी शामिल नहीं है, सांस्कृतिक, पर्यावरण, आर्थिक व संवेगात्मक कठिनाई, अधिगम आवश्यकता, ये सभी शामिल नहीं है। अब अधिगम आवश्यकता क्या है उसको समझते हैं। अधिगम आवश्यकता के कारण देखते हैं। पहला है क्रोमोसोम एवं जीन्स, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है क्रोमोसोम्स के कारण क्या अधिगम, पढ़ने में किस बालक को कमजोरी होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला है क्रोमोसोम के आधार पर या फिर जीन के आधार पर कुछ बच्चे को पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है। तो वो कौन कौन सी? टंडल सिंड्रोम, लड़कियों में जिनमें XX के स्थान पर केवल X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इनमें गणितीय विकार, विजुअल स्पेशियल जैसी असक्ता पाई जाती हैं। फिर दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? लड़कों में जिनमें एक अतिरिक्त X या क्रोमोसोम यानी कि XX और Y पाया जाता है, इनमें भाषा, स्मृति, डिसलेक्सिया, अवधारण आदि से संबंधित असक्तता पाई जाती है।
डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोम 21 सिंड्रोम भी कहा गया है। ये क्वेश्चन आया है, डाउन सिंड्रोम है तो ट्राइसोम 21, 22, 23 ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान में रखना है। डाउन सिंड्रोम मीन्स कि ट्राइसोम 21 सिंड्रोम, जब 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम पाए जाए, इनमें विकासात्मक विकार व बौद्धिक विकार पाए जाते हैं। फिर रेड सिंड्रोम क्या है? सामान्यतः लड़कियों में पाए जाने वाला विकार। इनमें मस्तिष्क का विकास स्मृति, संप्रेषण व गामक कौशलों में बाधित होता है। रेड सिंड्रोम इसे कहते हैं। अब लास्ट है फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजिल एक्स क्या है? इसमें मस्तिष्क का विकास धीमी गति से होता है। और क्या है आ सकता है? अधिगम में क्या कठिनाई आ सकती है? जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण, गर्भावस्था में माता की बीमारी अथवा ड्रग्स का प्रभाव, प्री मेच्योर बालक, आरंभिक अवस्था में बीमारी या एक्सीडेंट, विकिरणों रेडिएशन का प्रभाव। अधिगम अक्षमता के कुछ लक्षण कौन कौन से वो देख लेते हैं। अक्षरों, शब्दों, वाक्यों लिखने, पढ़ने व बोलने में कठिनाई, किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, स्थान समय के बोध में कठिनाई, परेशानी, पेशीय समन्वय, शारीरिक संतुलन व हस्त निपुणता में कठिनाई होती है, निर्देशों को समझने व अनुकरण में कठिनाई होती है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, दृष्टि, श्रव्य, स्पर्श गति से जुड़े संकेतों को प्रतिक्षणकरण में कठिनाई होती है। नोट क्या है इसमें हम पढ़ लेते हैं। हमें संक्षेप में प्रमुख अधिगम क्षमताओं का सार रूप में यह प्रस्तुत किया गया है, जो आगे हम पढ़ते थे, जैसे कि डिसलेक्सिया क्या है, हाइपरलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसफेसिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, और इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। लास्ट जो पोर्शन बाकी है उसको पढ़ लेते हैं और दूसरे पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पठन वैकल्पिक या पठन विकार। जब भी कोई बच्चा पढ़ने में असमर्थ है तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। ये लाइंस ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यह आती है। डिसलेक्सिया का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान में रखना। हाइपरलेक्सिया क्या है? शब्द या वाक्यों का समझ में न आना। जब किसी व्यक्ति को शब्द या वाक्य समझ में नहीं आता है तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? हाइपरलेक्सिया से। डिसग्राफिया क्या है? लेखन संबंधित अपठनीय, अपूर्ण अक्षरों या शब्दों का लिखना या खराब होना। अब देखो, ग्राफ आप बनाते हो अपने हाथों से, तो लेखन संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है। हाइपरलेक्सिया, हाइपर मीन्स कि गुस्सा करना, मतलब कि कोई भी गुस्सा हो जाता, नहीं कहते कि हम हाइपर मत हो। तो जब गुस्सा होता है तो क्या करता है? वो जैसे तैसे बोलने लगता है। उस ट्रिक से याद करो कि शब्द या वाक्यों को समझने में नहीं आना, या फिर दूसरे की बात जब गुस्से में होते हैं तो हमको समझ में नहीं आती दूसरे की बात, तो हाइपरलेक्सिया को उस प्रकार से याद करो। डिसलेक्सिया मीन्स कि वही लिखना या फिर पठन विकार। डिसलेक्सिया उसको तो कीवर्ड बना लो कि पठन विकार होगा डिसलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया मीन्स कि वही बताया, गुस्से में किसी की बात समझ में नहीं आती तो वाक्य समझ में नहीं आते। डिसग्राफिया मीन्स कि लिखना, ग्राफ मीन्स कि ग्राफ बनाते हैं तो लेखन संबंधित। डिसफेसिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एफेसिया भी बोलते हैं, डिसफेसिया। ठीक है। भाषा विकार, जिसमें विचारों को अभिव्यक्त न कर पाना, जैसे कि आपके माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं लेकिन आप उसको अच्छे से किसी के सामने कह नहीं सकते। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेटर से याद रख सकते हैं, गणितीय सक्रिया करने में बाधा होता है, उसे कैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया क्या है? वह विकासात्मक विकार जिसमें सूक्ष्म एवं स्थूल गामक या गति कौशल बाधित हो जाते हैं, नेत्र हस्त समन्वय बाधित हो जाते हैं, फलतः लिखना, पढ़ना, गणना करना आदि में कठिनाई होती है। जैसे कि आप सही से गामक कौशल किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं और देख रहे हो, आपका हाथ कहीं जा रहा है, तो नेत्र हस्त समन्वय नहीं बैठ रहा है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रेसिया या फिर एप्रेसिया। ओटिन किलिग्राम ने द्वारा विकसित बहु संवेदनात्मक उपागम में डिसलेक्सिया में उपयोगी बताया। मीन्स कि ओटिन गिलिंगम ने के द्वारा एक बहुसंवेदिक उपागम या फिर मल्टीपल सेंसरी अप्रोच बनाई गई, जो डिसलेक्सिया जो बीमारी अभी हमने पढ़ी उसके लिए उपयोगी। डिसमोर्फिया क्या है? बॉडी शेप अजीब दिखाई देता है, शरीर का कोई अंग ज़्यादा मोटा हो जाता है या फिर ज़्यादा पतला हो जाता है, उसे डिसमोर्फिया कहते हैं। डिस्टोपिया क्या है? दुनिया उलझी हुई और बेरंग नज़र आती है, उसे डिस्टोपिया कहते हैं। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा। विशिष्ट बालक में कौन से बालक हुए? प्रतिभाशाली बालक, और उसके बाद मंदबुद्धि बालक पढ़े। फिर हमने बाल अपराधी बालकों के बारे में समझा,
पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ा, ये विशिष्ट बालकों के बारे में हमने समझा। फिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में समझा, और उसके बाद जो अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं उनके बारे में पढ़ा। अधिगम अक्षमता बालक जो हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और डिसलेक्सिया क्या है, डिस्फेरिया क्या है, हाइपरलेक्सिया क्या है, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बातें करेंगे किसके संबंधित, यूनिट 3 के संबंधित। दूसरे पार्ट में मैं कन्फर्मली यूनिट 3 करवा दूंगा आपको, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।